सनातन धर्म की बात करते हैं तो कई सारे शास्त्र हमें दिए गए हैं, इसकी वजह क्या है? आपको प्लानिंग के लिए ज्योतिष शास्त्र दिया, अगर कोई बीमारी न आए इसलिए आपको योग दिया, योग का शास्त्र दिया। फिर भी अगर कोई बीमारी आ जाती है तो आपको आयुर्वेद दिया है। तो इसी तरह से पहली तारीख से 31 तारीख को जोड़ने के लिए आपको वास्तु शास्त्र दिया है। अगर आपका वास्तु अच्छा है तो आपका जीवन सरल और सफल है, अगर आपका वास्तु अच्छा नहीं है तो आपका जीवन संघर्ष वाला है। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट। मैं हूं अमिता। आज हम आए हैं संस्कार नगरी बड़ोदरा में, जहां पे हमारे मेहमान हैं एक फेमस वास्तु कंसल्टेंट महेश ज्ञानी जी। श्री महेश ज्ञानी जी नाम की तरह ही जो है प्रखर ज्ञानी वास्तु शास्त्र में। 25 सालों से जो वास्तु के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सिर्फ आजकल से नहीं पर 25 सालों से ज्ञानी जी इसी नेम को लेकर चल रहे हैं कि लोगों के जीवन में वास्तु के जरिए खुशहाली कैसे आए। यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने काम को पूजा समझा है, या ये कहो कि अपनी पूजा को ही अपना काम समझा है, क्योंकि यह अपने गुरुजी के संपूर्ण शरणागत है। गुरु के आदेश से ज्ञानी जी उनके पास आने वाले लोगों को उनकी समस्या का असली सोर्स क्या है इसका मार्गदर्शन देते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी देते हैं। सालों पहले उन्होंने एक प्राचीन निर्माण विज्ञान यानी वास्तु को मॉडर्न इरा में लोगों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की थी, जो आज भी जारी है। और इसी का परिणाम है बड़ौदा के अलकापुरी इलाके में स्थित उनकी ऑफिस वास्तु फर्स्ट। उनके कार्यालय में दीवारों के ढांचों को घर बनाया जाता है, जहां हर कोई इसी प्रयास में रहता है कि कैसे उनके पास आए लोगों का जीवन खुशहाल हो। घर के डिजाइन, प्लानिंग, लेआउट से लेकर घर में पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी कैसे आए, इसी विषय पर यहाँ लोग निरंतर काम करते रहते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं पर कार्य क्षेत्र जैसे कि कारखाना, दुकान, कैफे या रेस्टोरेंट या कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट कैसे बनाना चाहिए कि जिससे इंसान को सफलता मिल सके, इस पर यहाँ काम होता है। दिशाओं, पंच तत्वों की ऊर्जा को बैलेंस करके आधुनिक इमारतें बनाना यहाँ के लोगों की खासियत है। और जो बन चुके हैं, ऐसे निर्माण को वास्तु दोष से मुक्त कैसे कर सकते हैं, इसमें भी ज्ञानी जी और उनके साथी माहिर हैं। कितने ही लोगों को इसका अनुभव भी हुआ है। हजारों लाखों लोग सिर्फ गुजरात या भारत से ही नहीं पर विदेश से भी इनका संपर्क करते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि उन सबको विश्वास है कि ज्ञानी जी जो मार्गदर्शन देंगे उससे उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और शायद ये ज्ञानी जी की नेक नीयत ही है कि उनकी ऑफिस में भी मंदिर जैसा अनुभव होता है। ज्ञानी जी की कोशिश बस यही रही है कि लोग समझे कि उनके दुख की वजह क्या है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार जहाँ से होता है वह घर है, और ज्ञानी जी यही सिखाते हैं कि कहता है क्या घर आपका। महेश ज्ञानी जी, इनका परिचय देने के लिए शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि 25 सालों से ये सारे जो भी लोग इनके पास आते हैं उनको वास्तु के सारे दोष दूर करके उनकी जिंदगियां खुशहाल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, 2004 से उन्होंने मीडिया के सामने आकर वास्तु का प्रचार किया है, लोगों को दिखाया है वास्तु क्या है। महेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ज्ञानी जी, सबसे पहले तो सवाल ये आता है, हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कई सारे शास्त्र हमें दिए गए हैं। फिर वो ज्योतिष हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या हो, तो इतने सारे वास्तु, इतना सारा ज्ञान देने की पीछे वजह क्या है? अमिता जी, हमें देवों ने बहुत सारे शास्त्र दिए। तो समझो कि एक एग्जाम्पल है कि हमें योगा का शास्त्र दिया है। योगा का शास्त्र हमें इसलिए दिया है ताकि हम योगा करें। अनेक प्रकार के योगा हैं, पर जो फिजिकल योगा है वो करें
ताकि हम दुरुस्त रहें, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। पर किसी वजह से आपको हेल्थ की आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो आपको आयुर्वेद दे दिया। आपको कहा गया कि भाई आप आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो लेकर के भी आप दुरुस्त रह सकते हैं। 2 शास्त्र आपको दे दिए, अंक शास्त्र दिया, क्योंकि बहुत सारे हिसाब किताब करने के लिए आपको अंक शास्त्र भी दिया है। अब आपको ज्योतिष शास्त्र दे दिया। जैसे ज्योतिष का जो शास्त्र दिया है वो आपको बताने के लिए दिया है कि आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। बी है तो बी प्लस है, बी है या बी माइनस है, सी प्लस सी, सी माइनस, ए डबल प्लस, ए माइनस। तो एक आपको पता चल गया कि मेरी कुंडली बी प्लस है समझो, तो आप अपने सपने जो हैं वो उस तरह से जोड़ना शुरू कर दो। ठीक है। अगर आपकी कुंडली समझो सी है और आप ए डबल प्लस के सपने देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सफोकेट करोगे, तो वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसको आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी कुंडली इस प्रकार की है और मैं इतने तक ही ऊपर जा सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र इसलिए दिया कि आपको ये पता होना चाहिए पहले से ही, ताकि आप प्लानिंग कर सकें कि आपकी मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपकी बीवी सुंदर होगी या नहीं होगी, आपको बच्चे कितने होंगे, आप नौकरी करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, आपके लिए दिशा कौन सी अच्छी है, आपकी राशियाँ मित्र भाव की राशियाँ कौन सी है, शत्रु भाव की राशियाँ कौन सी है, किन से आप दोस्ती बनाएं, किन से आप दूर रहें। तो ये सब प्लानिंग के विषय है, तो आपको ज्योतिष शास्त्र दिया गया। लेकिन 1 तारीख से 31 तारीख को जोड़ना है आपको जीवन जीना है ना। आपको 1 तारीख से 31 तारीख जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कागज़ के टुकड़े। हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इस व्यक्ति को पैसों की कमी हो गई है, तो गुरुदेव ने कहा बहुतों को है। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा यही एक चीज़ है जो हमने नहीं बनाई, देवों ने कागज़ की करेंसी नहीं बनाई है। तो गुरुदेव ने कहा कि जो चीज़ हमने बनाई है, वायु की कमी आपको कभी नहीं होगी, पानी की कमी कभी नहीं होगी, अनाज की कमी, जो चीज़ देवों ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, उसकी कमी नहीं होगी। जो इंसान ने जो चीज़ें बनाई उसकी कमी हो सकती है। आपको घर चलाना है, बच्चों की परीक्षा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, गाड़ी की EMI भरनी है, घर की EMI भरनी है, ये सब करना है। तो आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपको अच्छी नौकरी चाहिए, घर में अच्छा रुपया आए, शांतिपूर्वक आए, घर का माहौल अच्छा रहे, भक्ति मिले, चैरिटी मिले, गुड हेल्थ मिले, लंबा आयुष्य मिले, प्रेम और आदर मिले परिवार के, अड़ोस पड़ोस के, सारी चीज़ें जो जीवन के लिए अभी काफ़ी आवश्यक है। ये सब आपको वास्तु दे सकता है। आप समझे ना? तो वास्तु की महत्वता ये है कि आपको सारा महीना खुशहाली में बीते, सारा साल खुशहाली में बीते, सारा जीवन खुशहाली में बीते, वो आपको वास्तु से ही मिल सकता है। अगर आपका वास्तु अच्छा है तो आपका जीवन सरल और सफल है। अगर आपका वास्तु अच्छा नहीं है तो आपका जीवन संघर्ष वाला है। तो आपको वास्तु का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में है। जन्म कब लिया आपने वो आपके हाथ में नहीं था, आपके माता पिता कौन होंगे ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन आप जब मकान खरीदते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपका मकान कैसा हो, कहाँ हो और उसका वास्तु कैसा। आपकी बात तो बड़ी सही है। हम जब वास्तु की बात कर ही रहे हैं, तो एक दौर था जब लोग वास्तु के बारे में इतना नहीं जानते थे। ज़्यादातर ज्योतिष के पास जाएंगे, अंगूठियाँ बनवाएंगे, पूजा विधि करेंगे। लेकिन एक ये दौर है कि जब वास्तु ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके पीछे की वजह? देखिए, आदमी दुखी तो कई समय से चल रहा है, ठीक है। जब से वास्तु दोष वाले मकान बनने शुरू हुए तब से आदमी दुखी होने लगा। अब जब वो दुखी होता है तो जाहिर है वो किसी न किसी के पास जाता है हेल्प लेने के लिए। तो जिसके पास हेल्प लेने जाता है तो वो या तो ये कहता है कि समय है बीत जाएगा, या वो ये कहता है कि कष्ट है चला जाएगा, या कहेगा कर्म है भुगत लो, या कहेगा नदी किनारे चले जाओ ये पूजा करवा लो, या कहेगा अंगूठी पहन लो, या कहेगा मंत्रोच्चार कर लो। मैं अपना तजुर्बा बताऊँ आपको। मैं एक समय था, मैं बहुत कष्ट में था, मतलब मेरे पास कमाई का कोई स्रोत नहीं था। मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, मैं अमेरिका गया, मैं लौट के आया वहाँ से, फिर मैंने ज़मीनों का काम किया,
उसके बावजूद मैंने ज़मीनों में नुकसान किया फिर नुकसान कर दिया उसने। अब मैं ज्योतिषों के चक्कर में आया, ज्योतिषों के मिलने शुरू किया। कुछ ज्योतिष मेरे दोस्त थे, तो मेरे पास काम नहीं था, तो मैं 4-4 घंटा उनके पास जाके बैठता था और मैं देखता था कि वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं। मेरी बात एक समझ में आई कि जितने भी लोग आते हैं उनकी समस्याएं ग्रहों से नहीं है। ये मैंने वहाँ बैठ कर समझा और सीखा कि देयर इज़ समथिंग एल्स, देयर इज़ समथिंग एल्स, देयर इज़ समथिंग एल्स। और मैं खोज में लग गया कि वो क्या चीज़ है जो मानव जाति को दुखी कर रही है। प्रभु की मेहर हो गई मुझ पर कि मुझे बताया गया कि वो वास्तु का दोष है जिससे मानव जाति दुखी हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास समझो हमें कोई दुख आया तो हम समझते हैं ये दुख कर्मों से है। हमें ये दुख आया तो हम समझते हैं कि ये दुख ग्रहों से है। हमें ये दुख आया तो हम समझते हैं कि XYZ रीज़न से है। लेकिन हम कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं कि हमारी समस्या वास्तु दोष से है। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि वास्तु जागरूक होता है 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद और 15 साल के बाद। तो अगर वास्तु 15 साल के बाद जागरूक हुआ और आप दुखी होना शुरू हो गए तो आपका ध्यान वास्तु की तरफ कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस मकान ने तो आपको 200 करोड़ दिया है, इस मकान ने तो आपको अच्छा जीवन दिया है। आज अचानक से क्या हो गया इस मकान में? लेकिन वास्तु जागरूक होता है समय के बाद। जैसे सतयुग, जैसे त्रेता, जैसे द्वापर, जैसे कलयुग, हर युग समय समय के बाद चेंज होता है, ऐसे घर की ऊर्जा समय समय के बाद चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे हमारे जैसे वास्तुशास्त्री हैं, हम पहले से ही बता सकते हैं कि इस समय के बाद आपको ये समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमें वो दिखता है कि ये जब निर्माण होगा, जब ये जागरूक होगा तो ऐसी ऐसे रिजल्ट्स देगा। सर, आपने युगों की भी बात की, जैसे आप वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, युगों की अगर बात की है तो आपने हमने जब बात की तब आपने भी एक इंटरेस्टिंग बात की थी, वो अधूरी रह गई, वो क्या थी? मैं वही कह रहा हूँ कि द्वापर त्रेता युग जो था उसको कहा गया था तपोभूमि। त्रेता युग में हमारी जो भूमि है उसको कहा गया था तपोभूमि, क्योंकि रावण ने शिव बाबा की भक्ति की थी, हनुमान जी ने राम जी भगवान की भक्ति की, विभीषण ने राम जी भगवान की, कुबेर भगवान ने शिव भगवान की, इसने इसकी भक्ति की, उसने उसकी भक्ति की। वो भक्ति का दौर था, वो जो पूरा युग था उसमें सिर्फ भक्ति ही थी। जब द्वापर युग आया, कृष्ण भगवान का युग आया, तो हमारी भूमि को कहा गया कर्म भूमि। फिर तब तपोभूमि नहीं थी, मतलब भूमि के गुण बदल गए। जी, आप समझे? जी, जी। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? ये कर्म भूमि है, मतलब हर किसी को कर्म करना है, ठीक है ना? तो कर्म भूमि। अब आ गया कलयुग, तो कलयुग की तो कोई क्लैरिटी नहीं है, न ये तपोभूमि है न ये कर्म भूमि है, तो ये है क्या? इसकी क्लैरिटी किसी ने नहीं दी, देवों ने इसकी क्लैरिटी नहीं दी। मैं इसको बोलता हूँ भटको भूमि। भटको भूमि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी समस्या का स्रोत कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपको पता है कि मेरी समस्या यहाँ है तो आप वहाँ थोड़ा मार सकते हो, पर आपको पता ही नहीं है कि मेरी समस्या कहाँ है, तो आप क्या करोगे? आप भटकते रह जाओगे। तो कभी आप ज्योतिष के पास चले गए, कभी आप पंडित के पास चले गए, कभी आप किसी संत के पास चले गए, कभी आप किसी मज़ार पे चले गए, कभी आप कहीं चले गए, आप कहीं चले गए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी समस्या का प्रॉब्लम ढूंढना है और वो मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपको किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि आपको वास्तु दोष लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो वो जितना जेनेटिक नहीं है उतना वास्तु के माध्यम से। अगर आपके हार्ट में, आजकल हम सुनते हैं कि 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसकी वजह कोई भी बताते हैं, कोई ये नहीं बताता कि वास्तु दोष से हार्ट अटैक आते हैं। अगर आपको पार्किंसन है, अगर आपको पैरालिसिस हो रहा है, आपको कोई भी बीमारी हो रही है, आपको मैं बताऊं, मैं मतलब बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूँ, 80% ऑफ की बीमारियां जो आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं, ये सब वास्तु दोष की देन है। ये सब वास्तु दोष की देन है। किडनी फेल होना, नी रिप्लेसमेंट कितना आम हो गया है, ठीक है? ब्रेस्ट सर्जरी कितना आम हो गया है, मतलब ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी, क्योंकि उसको कैंसर हो गया है। गर्भाशय निकाल रहे हैं, बहुत कॉमन है। गर्भाशय निकालना किचन से आता है, ब्रेस्ट सर्जरी अगेन किचन से आता है, और नी रिप्लेसमेंट वो वास्तु पुरुष को पीड़ा देने से आता है।
तो आने वाले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होता है, और मैं साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। मतलब जब मैं साइंटिफिकली बोलता हूँ तो आप में से 10 लोग ये बोलने वाले हो कि हाँ मेरे को ये हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुई है और मेरे घर की व्यवस्था यही है। बिल्कुल, आपने ये एकदम मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी तो ये है कि वास्तु दोष है, इसकी वजह से पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर दोष की बात करें तो कितने प्रकार के दोष होते हैं? वो दोष कई प्रकार के होते हैं, दोष तो बहुत प्रकार के होते हैं। वास्तु दोष एक बड़ा दोष है, लेकिन प्रकार अनेक हैं इसके। जैसे हो सकता है आपको देवी दोष लगा है, कुल देवी माँ का दोष लग गया, आपकी कुल देवी माँ आपसे नाराज़ है, ठीक है। देव दोष लग गया, वनस्पति का दोष लग गया। वनस्पति का दोष कैसे लगता है कि 4 दोस्त हैं, हाईवे पे रोटी खाने गए, रात को 12 बज रहे, हो सकता है उन्होंने शराब भी पी है, और जब वो लौट रहे हैं तो एक दोस्त ने कहा रुक जा भैया, मुझे सुसु लगी है, मैं ज़रा सुसु कर लूँ। वो मोटरसाइकिल से उतरा, किसी पेड़ के आगे खड़ा हो गया, वहाँ सुसु करके मोटरसाइकिल पे बैठ गया, घर पे चला गया, ठीक है। अब हुआ ये कि उसने देखा ही नहीं कि वो जो पेड़ था वो क्या था, पीपल का था, वड का था, कौन सी हस्ती थी वहाँ, किसी को कुछ पता ही नहीं। वो घूमते घामते 15-20 साल के बाद में उसका इम्पैक्ट दिखता है, और उसको तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं कि वो दोष लगा, ठीक है। वनस्पति का दोष लगा। नर्मदा जी गए आप, नाव में बैठ गए, हो सकता है आपने वहाँ बैठ के शराब पी ली, आपको महिमा ही नहीं मालूम नर्मदा जी की, और आपने वहाँ ये बदसलूकी कर दी, ठीक है। तो आपको किसी नदी का दोष लग गया। आप चौराहे पे खड़े हैं, यारों दोस्तों के साथ पान की दुकान पे खड़े हैं, कॉफ़ी शॉप पे खड़े हैं, कोई साधु आया भिक्षा मांग ली और आपने उसको हरदूत कर दिया, उसको इंसल्ट कर दिया, ये सोच के कि वो साधु नकली है, ढोंगी है, लेकिन वो नहीं था, वो सही था, ठीक है। तो आपको किसी साधु का दोष लग गया, आप समझे। तो आपको ये पता ही नहीं है कि आप कौन से दोष उठा रहे हो, और इन द प्रोसेस ऑफ योर लाइफ चौराहे का दोष लग जाता है, ठीक है, लगता है ना चौराहे का। बिल्कुल। तो फिर आपको काले जादू का दोष लगता है, आपको प्रेत दोष लगता है, आपको पितृ दोष लगता है, आपको देव दोष, देवी दोष, आपको ग्रहों का दोष लगता है, आपको कर्मों का दोष लगता है, आपको नज़र दोष लगता है। कितने सारे दोष हैं जो आपको लगते हैं। ऐसे में एक है वास्तु का दोष, बड़ा दोष है, लेकिन बहुत बड़ा दोष है। ज्ञानी जी, आपने वास्तु दोष की बात बताई कि सबसे बड़ा है और सबसे इफेक्ट वही ज़्यादा करता है, तो क्या सिर्फ घर या ऑफिस का वास्तु दोष इफेक्ट करता है या कितने लेवल तक ये जाता है? आप जिस घर में रहते हैं उसका वास्तु तो आपको लगेगा ही, चाहे वो किराए का हो चाहे वो खुद का हो, क्योंकि वहाँ जहाँ से आप एनर्जी लेते हैं उसका दोष आपको लगता है। आपकी वर्क प्लेस होती है, उस वर्क प्लेस से आपको दोष लगता है, ठीक है। फिर जैसे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हम सब हिंदुस्तान में पैदा हुए, अब हिंदुस्तान का अपना एक वास्तु है, ठीक है। तो ये वास्तु थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अमेरिका का वास्तु अच्छा है, तो अमेरिका का वास्तु अच्छा है तो वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी है, करप्शन नहीं है, तो वहाँ लोग सुखी हैं। वहाँ का गरीब आदमी भी कार चलाता है, वहाँ का गरीब आदमी भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से अफोर्ड कर लेता है। यहाँ का गरीब आदमी फुटपाथ पर सोता है, मिट्टी में सोता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा देश गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का वास्तु अच्छा नहीं है, आप समझे। फिर कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनका वास्तु थोड़ा बहुत अच्छा है तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे यूपी का वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यूपी आप देखेंगे कि हमेशा संघर्ष में रहता है, हमेशा संघर्ष में रहता है। पैसों की तकलीफ ज़्यादातर लोगों को वहाँ है। तो देखने वाली बात ऐसी है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, किस कंट्री में जन्म लेते हो, और जिसकी वजह से आपको उस नाव का एक हिस्सा बनना पड़ता है, क्योंकि आप उस नाव में तैरते हो जो नाव थोड़ी सी टूटी फूटी है। आपने स्टेट की भी बात की, तो ऑब्वियसली मुझे तो गुजरात ही सबसे पहले याद आता है। गुजरात का वास्तु क्या कहता है, हमें कितना इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि मेरा ये एक तारण है कि अगर हम इतिहास देखें तो क्रांति की शुरुआत गुजरात से ही हुई है। सभी क्रांति की शुरुआत गुजरात से हुई है। मोस्ट ऑफ द क्रांति जो है ये शनि प्रधान है। वेस्ट में शनिदेव बैठे हैं, और शनिदेव जो हैं वो नीति और नियम के बहुत बड़े कारक हैं। उनको हर चीज़ नीति और नियम से चाहिए, और शनि जो है वो भक्ति के भी बहुत बड़े कारक हैं। अगर आप बहुत गौर करोगे तो परशुराम भगवान ने दुर्गुनी क्षत्रिय जो थे उनके साथ जितनी भी जंगें लड़ी वो गुजरात में लड़ी।
अगर आप गौर करेंगे तो कृष्ण भगवान ने कौरवों के साथ जंग करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन पेंडिंग रखा था कि मैं द्वारका जाके बताऊंगा कि जंग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो वो गुजरात की शनिदेव की भूमि आए और यहाँ से फिर उन्होंने कॉल लिया कि नहीं, जंग तो लड़ेंगे, अन्याय के साथ लड़ना तो पड़ेगा ही, तो कौरवों के साथ फाइट तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप एंटी रिजर्वेशन रैली वो यहाँ से शुरू हुई थी, है ना, और क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वो यहीं से शुरू हुई, ठीक है। और फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो भी यहीं के हैं, वो भी एक क्रांति लेकर आए हैं कि दुनिया हिंदुस्तान को किस तरह से चलाना है, वो एक क्रांति का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब आज़ाद तो हम बेशक कई सालों पहले हो गए थे, पर ऐसे देखा जाए तो आज़ाद रियल टेंस में नहीं हुए थे। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, और हमें 100 करोड़ लोगों को, यहाँ तक जितने भी थे 100 करोड़ लोगों को, हमें एक नेता नहीं मिला कि हमें एक परदेशी को फिर एक बार बिठाना पड़ा कि आप हमारी कमान चलाइए। अभी मान बड़ी मुश्किल से तो हमने परदेशियों से पीछा छुड़ाया था और आखिरकार वापस परदेशियों के हाथ में देश चला गया। आप सोचो ये ऊर्जाएं कितनी स्ट्रांग है। हमारे देश की जो ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब वाकई में आपको शनि प्रधान व्यक्ति चाहिए जो इस ऊर्जा को बैलेंस भी कर सके, उसको पॉजिटिव भी कर सके। आपने ये जो नेगेटिव ऊर्जा की बात की है, या इंडिया का वास्तु जो काफ़ी हद तक हमें गरीबी से ऊपर उठने से रोक रहा है शायद, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होंगे? देखो ऐसा है ना कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का वास्तु ठीक नहीं है, तो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, इसके वास्तु ठीक नहीं है। तो जब मैक्रो लेवल पे वास्तु ठीक नहीं होंगे तो वो ऊर्जाएं डाउन द लाइन फॉलो करती है, तो माइक्रो लेवल के वास्तु ठीक नहीं है। अब आपको पता नहीं होगा कि जो सबसे ख़राब और सबसे संघर्ष वाला जो द्वार होता है वो साउथ वेस्ट का होता है, नैऋत्य कोण होता है। दिल्ली पुलिस भवन का द्वार साउथ वेस्ट है। अब आप सोचो कि दिल्ली पुलिस में इतने काबिल ऑफिसर हैं कि बात ही मत पूछो, ठीक है, लेकिन उसका जो द्वार है वो साउथ वेस्ट का है। दिल्ली पुलिस को बहुत संघर्ष आता है, बहुत संघर्ष आता है। ये तो कृपा हो गई कि अभी दिल्ली पुलिस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि ऊपर मैनेजमेंट अच्छी आ गई है। आप समझे ना, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो मुझे नहीं देना चाहिए, पर वास्तु के दायरे में मैं दे रहा हूँ और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। हमारे बड़ौदा की जो पुलिस भवन है, मेन पुलिस भवन है, उसकी साउथ वेस्ट की एंट्री है। अब डाउन द लाइन बड़ौदा की ज़्यादातर पुलिस चौकियाँ जो हैं वो साउथ वेस्ट की हैं। लेकिन मैं आपको एक मैक्रो लेवल की बात बता दूँ, हिंदुस्तान की आप कितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज देख लेना, 90% गवर्नमेंट ऑफिसेज वेस्ट फेसिंग होगी, साउथ फेसिंग होगी, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग आपको नहीं दिखेगी। ईस्ट और नॉर्थ अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं, शुभ दिशाएं मानी जाती हैं, दक्षिण और पश्चिम अशुभ दिशाएं मानी जाती हैं। आपको पता चलेगा, आप सरप्राइज हो जाओगे ये देख के कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो साउथ और वेस्ट की दिशा की 90% है, सिर्फ 10% दूसरी दिशा की होंगी। और ये जो इफेक्ट होती है वो मतलब फिर नेचुरली गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंसेज हैं, उस डिपार्टमेंट की, उस ऑफिस की जो परफॉर्मेंस है उसको हिट करती है। जी बिल्कुल। ज्ञानी जी, आपने आज जो भी बातें बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आई एम श्योर कि दर्शकों को भी ये बातें बहुत ही जची होगी, उनको भी लगा होगा कि हाँ ये तो मुझे पता है, ऐसा है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे आज तो हमने जो बेसिक जानकारी है वो ली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी आपको। ऐसी ही काफ़ी सारी जानकारियाँ लेकर हम अगले एपिसोड में भी मिलेंगे आपको। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट में कहता है क्या घर आपका, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आओ जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र।